ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो भी दो तीन बच्चे थे उन्हें पता हुआ कि क्या स्टार्ट हुआ था। आवाज क्लियर है ना सबको? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डैम का इंट्रोडक्शन वगैरह बता रहे थे मैम। डैम का डैम इंट्रोडक्शन। क्या तो होता है? हमने डैम क्या होता है ये हमने देखा, व्हाट इज डैम। उसके बाद टाइप्स ऑफ डैम, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डैम का हमने लाइन डायग्राम से समझा था। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा डिफरेंट टाइप्स का डैम हमने शायद देखा था, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डैम। टाइप्स ऑफ डैम में हमारा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज इज द हाईएस्ट डैम, मीडियम डैम एंड स्मॉल डैम, है ना। इसका जो डेफिनेशन था हमारा, जो हाइट के बेसिस पे था, अगर एबव 100 मीटर अगर हाइट हो तो हमारा हाईएस्ट डैम होगा। 100 to 50 मीटर अगर अगर हमारे डैम का हाइट हो, दैट इज मीडियम डैम। एंड इफ हाइट ऑफ डैम इज द लेस देन 50 मीटर, देन इट इज इन स्मॉल कैटेगरी डैम, स्मॉल डैम या फिर लोएस्ट डैम। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके। इसके अलावा हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ डिजाइन। बेसिस ऑन डिजाइन हमने पढ़ा था, फर्स्ट इज द ग्रेविटी डैम, सेकंड इज द आर्च डैम, थर्ड इज द बटरेस डैम, फोर्थ इज द क्या था, आर्क डैम। याद आ रही है कुछ भी? उसके बाद और यस भी मैम। टाइप्स ऑफ डैम है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ फाउंडेशन मटेरियल वी आल्सो categorize the types of dam. First is the rockfill dam, earthen dam, उसके अलावा सॉलिड मैसेनरी डैम, कंक्रीट डैम, आल्सो टिम्बर डैम, रबर डैम। आजकल रबर डैम बहुत ही हाइट हो रहा है इसका। रबर डैम हमारा बिहार के गया में एक डैम का प्रपोजल पास हुआ है, वो हमारा रबर डैम बनेगा। ठीक है, तो रबर डैम आजकल बहुत सारे कंट्री में बनाए जा रहे हैं, इंडिया में भी रबर डैम का प्रपोजल हुआ है, तो वो भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डैम ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल भी हम लोग को पढ़ना है। स्टील डैम भी होता है, टिम्बर डैम होता है, रबर डैम होता है। कभी कभी इंटरव्यू के क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे तुम्हारे टाइप्स ऑफ डैम, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। तो हम लोग ये एग्जांपल दे सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि कौन सा डैम अभी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे रबर डैम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वर्ल्ड में, तो वो रबर डैम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ये तुम लोग इंटरनेट से देख सकते हो। जो भी वर्ल्ड वाइड जो इंफॉर्मेशन है, जो एग्जिस्टेंस है हमारा कंस्ट्रक्शन का, वो कुछ इंफॉर्मेशन तुम लोग गूगल से सर्च करके एक नोट्स बना सकते हो, ताकि अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो तुम जवाब दे सको। ओके। यस। देखो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, दैट इज selection of the type of dam and their classification already we have done. तो selection of types of dam, और हम लोग बोल सकते हैं सिलेक्शन साइट सिलेक्शन फॉर डैम कंस्ट्रक्शन। हम लोग को साइट सिलेक्शन करना है, किस टाइप का साइट, टोपोग्राफी कैसा होना चाहिए जहाँ पे जो हमारा डैम का कंस्ट्रक्शन है वो हम लोग इजीली कर सके। क्योंकि हमारा ये बहुत ही हाई कॉस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, तो अगर हमने टोपोग्राफी का ध्यान नहीं रखा, हम लोग प्रॉपर साइट का ध्यान नहीं रखा, तो हमारे जो पैसे हैं वो वेस्टेज भी हो सकते हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपर साइट का सिलेक्शन करना होगा जहाँ पे हम लोग डैम का डिजाइन कर सके और वो कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा सक्सेसफुल वर्क कर सके। आइदर वो इरिगेशन पर्पस के लिए हो, आइदर वो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो, नेविगेशन के लिए हो, किसी या फिर ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए हो, रिजर्वायर पर्पस के लिए हो, किसी भी पर्पस के लिए वो अपना जो पर्पस है वो फुलफिल करे, है ना। ओके। तो देखो, फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ डैम साइट, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं एज ए सिविल इंजीनियर, कुछ मुझे बताओ तुम लोग। आवाज क्लियर है ना सबको? कुछ पॉइंट्स बताओ खुद से। मैम वो ग्राउंड जहाँ पे मतलब हम लोग ये डैम या रिजर्वायर बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे उसका लेवल कैसा है? वो मतलब थोड़ा हाइट पे होना चाहिए। करेक्ट है। और और कोई? वहाँ का सॉइल अच्छा रहना चाहिए मैम, हार्ड स्टार्टा वहाँ पे, हार्ड जहाँ से स्टार्टा फाउंडेशन होना स्टार्ट चाहिए। करें। एग्जैक्टली करेक्ट है। मटेरियल मतलब कि ये अवेलेबिलिटी होना चाहिए वहाँ पे लोकल में ही। तो और देखो, फर्स्ट इज द ओके ओके करेक्ट है सबका, जो भी तुम लोग सोचे। तो फर्स्ट पॉइंट इज द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर डैम सिलेक्शन टोपोग्राफी शुड बी नैरो और यू शेप वैली, है ना। नैरो वैली होना चाहिए। नैरो वैली क्यों होना चाहिए, तो मैं एक डायग्राम से शो करती हूँ। कुछ इस तरह से ये हमारा है, ये हमारा एक नैरो वैली है, ओके। ये हमारा वाइड वैली है, ओके। सो जो मेरा सबमर्जेंस एरिया है दैट इज दिस। फॉर वाइड वैली, वाइड स्ट्रीम, वाइड रिवर, अगर हम लोग वाइड रिवर के क्रॉस अगर डैम कंस्ट्रक्ट करें तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे वाइड एरिया को कवर करना होगा, है ना। हमें डैम कहाँ पे बनाना है, अक्रॉस द रिवर, ठीक है, अक्रॉस द रिवर। तो जितना विड्थ कम रहेगा उतना मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम के साथ साथ जो मेरा बैंक ऑफ रिवर के आसपास जो हैबिटेंट है, ये ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होते हैं इंडिया में, बहुत सारे केसेस जैसे देखने को मिले होंगे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हम लोग डिसाइड करते हैं, वहां पे अगर पहले से हैबिटेंट है, वहां पे बहुत सारे पॉपुलेशन है वहां पे रह रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले से उस एरिया को छोड़ना नहीं चाहते, अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते। इसके लिए गवर्नमेंट उन्हें क्या करती है, बहुत तरह के पैसे देने की बात करती है, बहुत तरह के उनके एडवांटेज के लिए बातें करती है। फिर बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए एग्री नहीं होते, तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हमारे पास अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो वो जमीन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके आसपास के एरिया भी तो डैम से इफेक्टेड हो गए, लेकिन इसके आसपास के एरिया में क्या है, इनहेबिटेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों को हटाना उस एरिया से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितना वाइड एरिया रहेगा उतना हमें और भी लैंड की रिक्वायर्ड रहेगी। तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए और कॉस्ट को भी रिड्यूस करने के लिए हमारा
जो टोपोग्राफी कुछ इस तरह से होना चाहिए। हम लोग जो टोपोग्राफी है डैम कंस्ट्रक्शन के लिए वो इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि वो नैरो स्ट्रीम हो, नैरो स्ट्रीम हो, ताकि जो हमें सबमर्जेंस एरिया है वो कम मिले। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि हमारा जो प्लेन हो वो रोलिंग प्लेन हो, मतलब माउंटेनियस रीजन, या फिर जो हार्डेस्ट स्ट्रेटा तुम लोगों ने बोला वो माउंटेनियस रीजन हो। किसके रेस्पेक्ट में? प्लेन एरिया के रेस्पेक्ट में। प्लेन एरिया में भी हम लोग डैम का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि प्लेन एरिया में डैम का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारा बहुत ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेंगे। ठीक है, विथ इन रिस्पेक्ट टू माउंटेनियस रीजन। तो ये फर्स्ट हमारा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का जो जो मोस्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट। क्या करना चाहिए हमें? नैरो वैली या फिर नैरो स्ट्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए। यूसेफ वैली का ही जनरली हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि नैरो वैली का जो सबमर्जेंस एरिया होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू प्लेन रीजन। ठीक है। सेकंड हमारा जो सिलेक्शन ऑफ साइट के लिए दैट इज फाउंडेशन। फाउंडेशन कैसा होना चाहिए? फाउंडेशन कैसा होना चाहिए? फाउंडेशन हमारा इम्परमिएबल होना चाहिए। क्यों इम्परमिएबल फाउंडेशन होना चाहिए? फाउंडेशन शुड बी इम्परमिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाउंडेशन शुड बी इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब क्या? जियो टेक्निकल सवाल में कहीं पढ़े हो ना, इम्परमिएबल मतलब क्या? उससे वाटर पास ना हो तो मैम। वाटर पास नहीं हो सकता सवाल से मैम। एग्जैक्टली अगर हमारा जो डैम का जो फाउंडेशन है अगर वो परमिएबल हुआ तो क्या हो जाएगा? वाटर पास हो जाएगा, है ना। वाटर मतलब सीपेज हो जाएगा। सीपेज की वजह से क्या हो जाएगा? जो हमारा फाउंडेशन है वो फेलियर हो जाएगा, और बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही हाई कॉस्ट से बना होता है। अगर उसका फाउंडेशन फेल हो गया मतलब कि पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो कोलैप्स हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा फाउंडेशन है दैट शुड बी इम्परमिएबल। करेक्ट है। तो इम्परमिएबल मतलब किस टाइप का होना चाहिए? आइदर हमारा रॉक होना चाहिए, रॉक फिल होना चाहिए, अर्दन होना चाहिए, फाइन सॉइल होना चाहिए। किस टाइप का सॉइल होना चाहिए? देखो अगर हम लोग रॉक फिल जो सॉलिड रॉक फाउंडेशन अगर यूज करते हैं, सॉलिड रॉक फाउंडेशन सच एज मतलब किस टाइप का? जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या हमारा सॉलिड रॉक है। ओके, तो उसका जो बियरिंग कैपेसिटी होगा बहुत ही हाई होगा, है ना। बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही हाई होगा, साथ ही साथ जो मेरा इरोजन या फिर परकोलेशन या फिर सीपेज का जो चांसेस है दैट इज मिनिमम। किसमें? सॉलिड रॉक फाउंडेशन के लिए। एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं जैसे ग्रेनाइट। तो इस टाइप के फाउंडेशन पे किसी भी टाइप का डैम हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का डैम। ठीक है, तो फाउंडेशन शुड बी सॉलिड रॉक फाउंडेशन होना चाहिए। अगर हमने ग्रेवल फाउंडेशन यूज किया, ग्रेवल मतलब किस टाइप का ग्रेवल? आइदर कोर्स सैंड और ग्रेवल। अगर हमने इस टाइप का फाउंडेशन यूज किया तो क्या होगा? हमारा जो भी डैम होता है बहुत ही वो हाई मास कंक्रीट होता है ना, हैवी कंस्ट्रक्शन होता है। तो जो ग्रेवल होते हैं, ग्रेवल फाउंडेशन अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज नॉट सुटेबल। क्यों? क्योंकि इसका जो वेट होता है बहुत ही ज्यादा होता है। तो जो ग्रेवल है या फिर जो कोर्स सैंड है उसका बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है? इस तरह का नहीं होता है कि वो इतने हैवी स्ट्रक्चर को कैरी कर सके। ठीक है, तो दैट इज नॉट सुटेबल। ग्रेवल फाउंडेशन इज नॉट सुटेबल। सॉलिड रॉक फाउंडेशन सुटेबल होता है हमारा। ओके, लेकिन अगर
कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे ग्रेवल ही प्रेजेंट है, हम लोग वहाँ पे सॉलिड रॉक फाउंडेशन नहीं दे सकते किसी वजह से, तो उस कंडीशन में हमारा किस टाइप का फाउंडेशन हम लोग बना सकते हैं? तो उस कंडीशन में हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मीटर हाइट, 15 मीटर हाइट का फाउंडेशन, 15 मीटर हाइट हमारा किस रेंज में आ गया, कौन सा टाइप्स का फाउंडेशन हो गया? 15 मीटर हाइट का अगर फाउंडेशन हो, कौन सा फाउंडेशन है, हाईएस्ट, लो या मीडियम? लो मैम। लो, लो मैम। एग्जैक्टली। तो लो कंक्रीट हाइट का जो फाउंडेशन है हम लोग वही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किस केस में? ग्रेवल फाउंडेशन के केस में, है ना। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मीटर, 15 मीटर का ही हाइट का डैम हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमारा फाउंडेशन क्या हो, ग्रेवल हो। ओके। अब अगर नेक्स्ट हमारा अगर सिल्ट और फाइन सैंड का फाउंडेशन हो, सिल्ट और फाइन सैंड का फाउंडेशन, दैट इज आल्सो नॉट सुटेबल फॉर हाईएस्ट डैम, ठीक है। तो लेकिन अगर हमें फाउंडेशन सिर्फ वही अवेलेबल है, उस एरिया में हम लोग रॉक नहीं ला सकते हैं, है ना। अगर वो रॉक हम कहीं और से लाएंगे तो उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ही हाई हो जाएगा, लेकिन हमें डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, तो उस केस में हम लोग किस टाइप का डैम करेंगे? इस केस में भी हम लोग, जब हमारा फाउंडेशन का जो मटेरियल है दैट इज फाइन सैंड और अगर सिल्ट है, उस केस में हम लोग हाईली कंप्रेस करेंगे, हाईली कॉम्पैक्ट करेंगे अपने फाउंडेशन को, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग 8 मीटर, 8 to 10 मीटर हाइट का फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किस टाइप का फाउंडेशन होगा? वेरी लो ग्रेविटी डैम, है ना, वेरी लो ग्रेविटी डैम। क्यों? क्योंकि जो मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हाइट होता है लो फाउंडेशन का दैट इज 50 मीटर, लेकिन हम लोग कंस्ट्रक्ट कितना के कर रहे हैं? ओनली 8 to 10 मीटर का, ठीक है। अगर हमारा क्ले फाउंडेशन है, क्ले फाउंडेशन बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता है, बिल्कुल भी सुटेबल नहीं, लेकिन अगर फिर भी हमें फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना है तो हम लोग सिर्फ अर्दन डैम बना सकते हैं, ठीक है। वो भी कुछ स्पेशल उससे ट्रीटमेंट देना होगा उसके फाउंडेशन में, जैसे सीयर रेनफोर्समेंट यूज करना होगा, सॉइल रेनफोर्समेंट यूज करना होगा, ठीक है, क्ले फाउंडेशन के लिए। लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं, क्ले फाउंडेशन जनरली नहीं देते। अगर हमें देना ही पड़े तो हम लोग किस टाइप का उसमें डैम बनाएंगे? अर्दन डैम बना देंगे, वो भी सम स्पेशल प्रिकॉशन, सम स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ, करेक्ट है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हो गया, किस किस टाइप का फाउंडेशन दे सकते हैं। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल हमारा अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ भी जो डैम साइट है वहां पे मटेरियल हमारा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो क्या हो जाए? लो हो जाए। ओके, क्लियर है। तो ये सब कुछ सिलेक्शन ऑफ साइट्स की बातें थी जो तुम लोग का बिल्कुल थ्योरेटिकल है। अब हम लोग इसका कुछ डिजाइन की तरफ आते हैं। तो डिजाइन, कोई भी कंस्ट्रक्शन डिजाइन करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उस कंस्ट्रक्शन पे किस किस टाइप्स का फोर्सेज एक्ट कर सकते हैं, है ना। तो उस फोर्सेज को अवॉइड करने के लिए कौन सा फोर्स है जो हमारे कंस्ट्रक्शन को फेल कर सकता है, तो उस फोर्स का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। जैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर डिजाइन करते हैं, कोई बिल्डिंग का डिजाइन करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस बिल्डिंग पे हमारे क्या क्या फोर्सेज है, उस फोर्सेज के अगेंस्ट कुछ हम लोग ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं कि अगर वो फोर्स एक्ट भी करे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बियर कर सके, उसके अगेंस्ट भी सस्टेन कर सके। ओके, उसी तरह से सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोर्सेस, फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम। Forces acting on dam. Okay. सबसे पहले लाइन डायग्राम बनाएंगे डैम का।
कुछ इस तरह का हमारा डैम है। डायग्राम अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। ये हमारा फ्रंट व्यू है। ओके, फोर्सेज हमारे क्या एक्ट होंगे? तो फर्स्ट इज द ये हमारा कौन सा डैम है? ग्रेविटी डैम। हम लोग को सिर्फ किसका एनालिसिस करना है? ग्रेविटी डैम का, है ना। तो फोर्सेज एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम, फर्स्ट इज द सेल्फ वेट। फर्स्ट इज द सेल्फ वेट। सेल्फ वेट हमारा क्या होगा? सेल्फ वेट होगा हमारा रेजिस्टिंग फोर्स। रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स क्या मतलब कि हमारे कंस्ट्रक्शन के फेवर में, ठीक है। हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन पे जो भी हमारा जो डैम है, डैम पे जितने भी फोर्सेज आ रहे हैं, अगर हमारा ग्रेविटी डैम है तो सारे फोर्सेज को वियर कौन करेगा? ग्रेविटी डैम करेगा, ठीक है। सॉरी, ग्रेविटी करेगा, ग्रेविटी फोर्स करेगा। तो ग्रेविटी फोर्स किसकी वजह से आ रहा है? हमारा सेल्फ वेट की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो जो सेल्फ वेट है, ग्रेविटी डैम का जो सेल्फ वेट है, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टिंग फोर्स। क्लियर है? रेजिस्टिंग फोर्स हमारा होता है। सेल्फ वेट कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगा? ये हमारा डैम का ये जो पोर्शन है, दैट इज W1 वेट, ठीक है। ये हमारा W2 वेट। तो जो भी हमारा डैम का कंस्ट्रक्शन डिटेल दिया रहेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे? सेल्फ वेट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? जो भी वेट दिया है कंस्ट्रक्शन का, दैट इज W1 प्लस W2, ठीक है। W1 प्लस W2 हमारा ग्रेविटी डैम है। क्या चीज का बना हुआ है? ये हमारा मास कंक्रीट का बना हुआ है, ठीक है। मास कंक्रीट का बना हुआ है। तो अगर W1 को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट दैट इज गामा सी। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट दैट इज गामा सी। ओके, तो क्या हो जाएगा? W1 इक्वल टू गामा सी इंटू एरिया। एरिया किसका? ये वाली एरिया, ए बी सी डी ई एफ, इसी है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी का जो ब्लॉक है उसका वेट W1 है, और वो क्या हो जाएगा? एरिया A1। ओके, एरिया A1। A1 एरिया किसका है? ABCD इंटू एल। एल हमारा ये लेंथ है, ये हमारा साइड व्यू है ना। तो इसका लेंथ कहाँ तक है? एल लेंथ तक हमारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। वैसे ही W2 हमारा क्या हो जाएगा? ये वाले पोर्शन का एरिया, ठीक है। ये वाले पोर्शन का एरिया। तो कंक्रीट का वेट, यूनिट वेट दैट इज गामा सी इंटू A2 इंटू एल, ठीक है। कंक्रीट का यूनिट वेट का वैल्यू क्या होता है?
कंक्रीट का यूनिट वेट 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, ये हमारा हो गया सेल्फ वेट। ठीक है, सेल्फ वेट हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और कहाँ से पास करेगा ये कहाँ से पास करेगा? ये हमारा सीजी से पास करेगा। सेल्फ वेट हमारा कहाँ से पास करेगा? सीजी से। कहीं पे मान लो कि यहाँ पे सीजी था, सी पॉइंट था, सीजी ऑफ डैम, तो सीजी ऑफ डैम से हमारा सेल्फ वेट का रिजल्टेंट पास करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो फर्स्ट फोर्स इज द सेल्फ वेट। सेल्फ वेट हमारा क्या होगा? रेजिस्टिंग फोर्स होगा। इसी सेल्फ वेट की वजह से हमारा जो डैम है वो क्या होगा? सेफ कंडीशन में रहेगा। जितना ज्यादा सेल्फ वेट उतना ज्यादा सेफ हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा। क्लियर है? अब देखो थोड़ा और मैं इसमें दिखाती हूँ। ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? दिस पॉइंट इज ये जो हमने नोमेनक्लेचर किया था ए बी सी सी डी एफ ई, ए बी सी डी ई एफ, ये डी पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? हिल, है ना? मतलब ये बैक में है। ये एफ पॉइंट क्या कहलाता है? टू। ओके, सिंपल लाइन डायग्राम से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का रहेगा हमारा डैम, कुछ इस तरह का। ओके, इधर हमारा क्या होगा? अपर स्ट्रीम साइट होगा, इधर हमारा डाउन स्ट्रीम साइट होगा। यहाँ पे हम लोग वाटर दिखाएंगे, ये इधर वाटर है। ठीक है, ये हमारा टॉप पॉइंट है, ये हमारा हिल यस, ये हमारा हिल पॉइंट है। क्लियर है? तो कहीं भी अगर डायग्राम शो करना रहे तो हम लोग लाइन डायग्राम से ये वाली डायग्राम शो करेंगे। नेक्स्ट जो फोर्स है दैट इज वाटर प्रेशर फोर्स। नेक्स्ट फोर्स हमारा क्या है? वाटर प्रेशर फोर्स। वाटर प्रेशर फोर्स। ठीक है, आवाज क्लियर है सबको? तो वाटर प्रेशर फोर्स क्या होता है? मतलब जो वाटर हमारा किस पे, और डैम के वॉल पे जो एक्सर्ट कर रहा है ना, वाटर प्रेशर इज द मोस्ट मेजर एक्सटर्नल फोर्स, है ना? वाटर प्रेशर फोर्स या फिर वाटर प्रेशर, जैसे हम लोग अर्थ प्रेशर निकालते थे दैट इज वाटर, उसी तरह से हम लोग वाटर प्रेशर भी कैलकुलेट करते हैं। सो वाटर प्रेशर इज द मोस्ट एक्सटर्नल फोर्स, मोस्ट मेजर एक्सटर्नल, मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो कोई एक्सटर्नल फोर्स होता है जो हमारे कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट होता है, दैट इज वाटर प्रेशर फोर्स। वाटर प्रेशर फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? ये हमारा अपर स्ट्रीम डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि अपर स्ट्रीम डायरेक्शन में हमारा क्या है? रिजर्वायर है, स्टोरेज हमने बनाया है। ठीक है,
तो स्टोरेज की तरफ जो वाटर अवेलेबल है वो हमारा क्या करेगा, डैम के वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, दैट प्रेशर इज द वाटर प्रेशर। ओके, तो ये किस डायरेक्शन में होता है, द वाटर प्रेशर फोर्स इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है? तो इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट हम लोग करते हैं किस तरह से, जिस तरह से हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो कैलकुलेट करते हैं ना, सेम कैलकुलेशन हमारा वाटर प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए है। तो कुछ इस तरह से होगा, डायग्राम हमारा सेम था। इधर हमारा अपर स्ट्रीम है, इधर हमारा डाउन स्ट्रीम है। इधर का जो वाटर है ये हमारा क्या है, स्टोरेज है, स्टोरेज है ना, रिजर्वायर। इधर हमारा क्या है, वाटर है। वाटर हमें क्या कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। कहाँ पे, डैम के यहाँ पे हिल पॉइंट था, ये हमारा टो पोर्शन था। यहाँ पे हमारा वाटर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अपर स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम साइड। सो वाटर प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का लाइन डायग्राम किस तरह से होता है, कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर होता है ना, कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर होता है। तो यहाँ भी ये हमारा वाटर यहाँ पे था अपर स्ट्रीम साइड में, ये वाटर प्रेशर की वजह से जो लाइन डायग्राम होगा कुछ इस तरह का लाइन डायग्राम आएगा, डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड्स डैम। ओके, अगर डाउनस्ट्रीम की बात किया जाए, डाउनस्ट्रीम, इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन आल्सो हियर वाटर अवेलेबल। सो यहाँ भी एक फोर्स जनरेट होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज वाटर प्रेशर इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। अगर वाटर अवेलेबल है तो, अगर यहाँ पे वाटर अवेलेबल है तो यहाँ भी हम लोग डायग्राम, प्रेशर डायग्राम हम लोग बना देंगे, वाटर प्रेशर डायग्राम दैट इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म।